तो आज की इस वीडियो में हम पूरा फटाक से इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पूरा करने वाले हैं। तो पहला कंसेप्ट यह है कि जो सिग्मा क्यू आई इक्वल टू सिग्मा क्यू एफ, मतलब इनिशियली जिस बॉडी पे जितना चार्ज है फाइनली भी उतना ही रहेगा, क्योंकि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है और ये ऐसे कहीं भी खत्म या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, और इसकी यूनिट होती है कूलम। दूसरा जो कंसेप्ट है वह इस दुनिया में जितने भी चार्ज एक्सिस्ट करते हैं फंडामेंटल जितने भी, वो सब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी। और चार्ज करने के जो तरीके हैं उसमें से पहला एक मेथड है जो कंडक्शन का है, जिसमें हम चार्जेस को आपस में कॉन्टैक्ट के अंदर ला के कुछ एक नया चार्ज हम लाते हैं। जैसे सपोज जितने 3 चार्ज को अगर हमने कॉन्टैक्ट में लाया जिनके इंडिविजुअली Q1 Q2 और Q3 चार्जेस हैं, तो इन्हें आपस में कॉन्टैक्ट लाना जो इंसुलेटेड कर देंगे अर्थ से, तो हर एक के ऊपर चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 3। इंडिविजुअली इन सब पे ये चार्ज होगा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। और दूसरा हमारे पास मेथड है इंडक्शन का, जिसमें हम किसी पहले से एक चार्ज ऑब्जेक्ट को रखते हैं एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास, जो उसके बाद पोलराइजेशन होकर उसके अंदर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। फिर इधर हम इसके साथ में जैसे कोई नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे बॉडी को नेगेटिव जैसे चार्ज करके या सीधा से अर्थ से कनेक्ट करके, जो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कही जाती है, उससे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट या सीधा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हम अपने पास रख सकते हैं। और इसमें एक और मेथड होता है फ्रिक्शन, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, जिसमें क्या है काइनेटिक एनर्जी की मदद से उसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। सो फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, ये 3 मेथड है चार्जिंग के। इसके बाद आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पे, जो जिसका मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू k q1 q2 बाय k q1 q2 डिवाइड बाय r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू r1 माइनस r2 का वेक्टर। ऐसे ही फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये यहाँ पे है। और याद रखना है फोर्स कंजर्वेटिव है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, और रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकती है, जहाँ की ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो केवल अट्रैक्टिव होती है और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इस लॉ की लिमिटेशन यही है कि एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है, और जब दोनों चार्ज मोशन में हो तब ये वैलिड नहीं है। और बॉयल्स लॉ और कूलम्स लॉ ये दोनों जो है ये सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती हैं। और जो नॉर्मल कूलम्स लॉ है जिसमें कहते हैं F इज इक्वल टू K मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसमें K जो है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैक्यूम में वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। याद रखना इसकी यूनिट K की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर हम 2 चार्ज को अगर हम एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं जहाँ ग्रेविटी जब जिसमें ग्रेविटी ना हो, तो इसमें जो इनके बीच का एंगल बनता है वो पाई या फिर 180 डिग्री आप कह सकते हो वो बनता है। जो टेंशन फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो हो रहा है उस फोर्स के इक्वल हम कर सकते हैं इसमें। और अगर चार्ज है, जैसे सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स उसमें से निकल रही हैं, क्योंकि प्लस में निकलती है, जो माइनस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स जाती हैं। और याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर है के अंदर हमेशा 0 होती है, और ये डायग्राम 3D रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड हुई है उसका, और ये थोड़ा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और जब 2 चार्ज जो टोटल 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, जिसमें a बहुत ही ज़्यादा है, और एक Q0 जो चार्ज है जिसमें मास m है, उससे हमने स्लाइडली डिस्प्लेस करा, सपोज y लेंथ तक स्लाइड डिस्प्लेस करा है, तो इसमें जो टोटल फोर्स इस पर होगी F नेट, वो कंपोनेंट जोड़ के टोटल 2F cos थीटा। और याद रखना डिस्टेंस r जिसमें रहेगा वो √a² प्लस y² रहेगा पाइथागोरस थ्योरम से। और इसका टाइम पीरियड होगा 2π/√m बाई k। m इसका मास है, k इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एक मूविंग चार्ज जिसकी कॉज ऑफ एनर्जी वो उसकी होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, सपोज कि 2 चार्ज है जैसे 3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम, इसमें जो नेट फोर्स इसके मतलब एक दूसरे सेमी फोर्स के मैग्नीट्यूड वाली फोर्स लगाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन किसी मीडियम में किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड। तो उसी डिस्टेंस में और उसी मीडियम में अगर नए चार्ज Q1 और Q2 हम रखते हैं, तो F डैश न्यूटन कितना होगा वो हम इससे निकाल सकते हैं। F/F डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम इंटू 8 माइक्रोकूलम बाई Q1 इंटू Q2। F के सामने वो वाली फोर्स रखनी है जो जिस चार्ज की वजह से थी, और डिवाइड में F डैश में नए चार्ज की वजह से जो फोर्स हो रही है वो रखना है। इससे हमें F डैश की वैल्यू निकल जाएगी अगर Q1 और Q2 की वैल्यू गिवन है तो। तीसरा ये है कि अगर सेम साइन वाले चार्जेस के बीच अगर हम किसी ऐसे पॉइंट को ढूंढें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या तो 0 हो, या फिर उसमें फोर्स अगर हम किसी और दूसरे चार्ज को रख दें वहाँ से लाके उसके उस जगह पे, तो उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो अगर दोनों चार्ज अगर सेम साइन के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं, तो उसमें सबसे छोटा वाला चार्ज लेना है। तो अगर उससे डिस्टेंस निकालना है कि x कितना है, तो x की वैल्यू होती है √Q1 डिवाइड बाय √Q2 प्लस √Q1 इंटू में L जो है इसका पूरा टोटल डिस्टेंस उसका सेपरेशन का है। इसे निकाल भी सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की, या फिर फोर्स इक्वेट करके। और वैसे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डिवाइड बाय चार्ज होती है F इज इक्वल टू QE, से उससे निकल जाएगा। और अगर अपोजिट साइन वाले चार्ज हैं तो इसके बस बीच में माइनस आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। और याद रखना लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसकी जो 2 वैल्यू निकलेगी x की वो पॉजिटिव वाली लेनी है, और x जो निकलेगी वैल्यू वो हमेशा स्मॉल चार्ज के उससे निकलेगी, और इसके आउटसाइड निकलेगी
जो अपोजिट वाले चार्ज हैं और जो सेम साइन वाले चार्ज हैं उसी के दोनों के बीच में कहीं निकलेगी, मतलब बीच में नहीं, मतलब दोनों के सेपरेशन के अंदर। यहाँ पे दोनों चार्ज थे प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये या कोई भी सेम साइन के चार्ज हो सकते हैं। बीच में स्मॉल चार्ज क्यू है, स्मॉल भी कैसे भी हो सकता है। इसे हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया एक्स, जो एक्स जो है वो ए से बहुत 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 छोटा, मतलब इसके सेपरेशन से बहुत बहुत छोटा है। तो इसमें भी इस SHM करेगा। नेट फोर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये एक्स था तो ये a माइनस एक्स हो गया, ये टोटल है ये एक्स, तो a प्लस एक्स हो गया, और नेट फोर्स ऐसे निकल गई, ये माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके बाद हम परमिटिविटी कर सकते हैं। सो मिनिमम परमिटिविटी जो ई नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होती है वैक्यूम के अंदर, उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बाकी और मीडियम में कोई भी परमिटिविटी हो वो इस परमिटिविटी से ज़्यादा ही मिलेगी। तो ये यही दिखाता है कि जो किसी भी मीडियम में फोर्स है वो उससे छोटी मिलेगी जो वैक्यूम में फोर्स लग रही होगी दो चार्जेस के बीच। रिलेटिव परमिटिविटी का ही फॉर्मूला है, जहाँ पे ये एप्सिलॉन m है ये मीडियम के अंदर परमिटिविटी का है, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी का है। ये फॉर्मूला कुछ यहाँ FM है मीडियम, किसी मीडियम के अंदर फोर्स जो है, और F नॉट यहाँ पे F नॉट है, F नॉट है जो वैक्यूम के अंदर जो फोर्स लगे। तो जो किसी मीडियम में फोर्स लग रही है वो रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम हो जाती है वैक्यूम के अंदर जो फोर्स लग रही है उससे, और जो ये एप्सिलॉन m है वो एप्सिलॉन r मतलब रिलेटिव परमिटिविटी गुना बढ़ जाती है। याद रखना रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत क्वेश्चंस के अंदर बोलते हैं ना। अगर हम इस केस में चलते हैं कि अगर दो पिथ बॉल हैं या कोई बॉल है जो चार्ज कर दी गई है, और अगर इसे स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया गया, कुछ ऐसे डायग्राम में दिखाया जाए, जैसे जो थीटा यहाँ पे इंक्लाइंड है, तो अगर ये ग्रेविटी के अंदर रखी हुई है, ग्रेविटी प्लस वैक्यूम में, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से एक फोर्स लगेगी इन पे, और ये इक्विलिब्रियम के अंदर है तो बैलेंस करके टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, और टोटल को डिवाइड करके इन दोनों को tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई mg हम निकाल सकते हैं। और यही सेम सेटअप यदि अगर एक लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, बस इस पे ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट लगेगा वी रो जी, वी इसके चार्ज के जो पिथ बॉल है इनका वॉल्यूम, और रो डेंसिटी लिक्विड की, तो ये हो जाएगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चार्ज बॉडी अगर किसी को अट्रैक्ट कर रही है तो ये या तो न्यूट्रल बॉडी होगी या तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, मतलब इससे अपोजिट चार्ज बॉडी हो सकती है, या तो न्यूट्रल भी हो सकती है। इसका प्रूफ कुछ इस प्रकार है कि वो दूसरी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करेगी अगर हम इसके सामने लाएंगे तो, और इसे हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम किसी और न्यूट्रल बॉडी को इसके आगे लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगी। तो ये एक रिंग है, और अगर हम एक रिंग के ऊपर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी x पॉइंट पे, तो होती है KQX डिवाइड बाय r² प्लस x² होल टू पावर 3/2। इस तरीके से इसे निकालते हैं इंटीग्रेशन करके, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉलम्स लो डायरेक्टली वैल्यू नहीं है, और अगर x की वैल्यू ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा रेडियस से तो KQ बाय x² ये फॉर्मूले में बन जाएगा। और अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलता है x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, और वैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें तो इसमें आता है KQ बाय, ये पोटेंशियल डिफरेंस तब है जब x की वैल्यू 0 हो जाए, वैसे रिंग के लिए होता है v इक्वल टू KQ बाय √r² प्लस x²। और एक बात ये ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाती है, वो भी टॉरॉइड के अंदर। और जैसे Q1 Q2 है और ये अल्फा एंगल हमें पता है बीटा से यदि बड़ा दे रखा है, तो जो चार्ज जो Q2 है वो Q1 से बड़ा होगा, ये चार्ज है वो इससे बड़ा होगा, अगर क्योंकि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है इसके मुताबिक। याद रखना इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के नंबर ऑफ लाइन्स पे प्रोपोर्शनल होती है, और जो कंडक्टर होते हैं वो हमेशा एक भी पोटेंशियल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो उनके साथ एंगल बनाती है वो 90 डिग्री बनाती है, कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और नियर और फार कंसेप्ट यह है, अगर किसी बॉडी पर टोटल चार्ज अगर 0 है तो अगर हम दूर से देखेंगे तो उस पर भी 0 ही चार्ज दिखना चाहिए, मतलब कोई ना फील्ड लाइन इससे निकलती हुई दिखनी चाहिए ना उसके पास अंदर जाती हुई। से नियर एंड फार कंसेप्ट है इस पर। ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल पे एक्सल कि अगर आप जाओगे मिडल से एक्सल पॉइंट पे x दूरी पर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2 kp/x3। p इसका डाइपोल मोमेंट है, मतलब चार्ज और इसके टोटल सेपरेशन का प्रोडक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा kp/x²। ये तभी वैलिड है जब x जो है वो L से मतलब बहुत 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 बड़ा हो। और अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी -kp/x3, माइनस इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार वो इस डायरेक्शन में है, जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। और याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 होता है, जिसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, इस पे 0 होता है। ठीक है, और किसी अगर डाइपोल मोमेंट से x दूरी पर थीटा एंगल पे इंक्लाइन हमें पूछ लिया कि डाइपोल मोमेंट इसका क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है kp/x3। नहीं, डाइपोल मोमेंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछ ले तो kp/x3 √1 + 3 cos² थीटा, और पोटेंशियल डिफरेंस है kp cos θ/r²। और अगर किसी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उस पर हमेशा एक टॉर्क लगती है, जो जिसकी वैल्यू होती है p×e या फिर mod p × mod e sin थीटा। इनके एंगल जो थीटा इनके बीच के अंदर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का ये थीटा होता है। और
और कुछ बातें याद रखना, जैसे मैक्सिमम टॉर्क जब होता है जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, जिसकी उसकी वैल्यू 1 होती है। सो मैक्सिमम टॉर्क हो सकता है PE, और मिनिमम जो टॉर्क हो सकता है वो 0 हो सकता है जब थीटा 180 डिग्री पे हो, या 0 भी हो सकता है, जिसे स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मिनिमम होती है, जिसकी वैल्यू होती है -P.E। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के अंदर अगर एंगल 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है, जिसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। और एक डाइपोल मोमेंट के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हो -P.E होता है, जिसके अंदर कॉस थीटा, जो थीटा एंगल लेना है वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का लेना होता है। और याद रखना, जो अगर नेट फोर्स है वो हमेशा 0 होगी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल है तो, क्योंकि क्या लाइन ऑफ एक्शन से हमेशा कैंसिल आउट कर देगी फोर्सेस को। सो इसे समझ लेते हैं हम थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं किसी सरफेस से, और इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला E.A.B होता है, जहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर और उसके बीच कॉस थीटा एंगल लेते हैं। तो अगर जैसे इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स अगर इक्वली है तो नेट फ्लक्स हम 0 बोल सकते हैं। और जैसे ये फ्लक्स इसमें से रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, हेमिस्फीयर जो रेडियस r का है, सो इसमें हम E.T लगा के सीधा E/2πr² लिख सकते हैं। और ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है चार्ज। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें गॉस लॉ से, जो इंटीग्रल E.dA = Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इससे निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो λ/2πr एप्सिलॉन नॉट आती है। इसमें सिलेंडर हम एज्यूम करते हैं जो r डिस्टेंस दूरी पे जाके, और स्मॉल l लेंथ का। याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये r पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, जब एक डाइपोल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करके उसे हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये ऐसे चेंज करता है, जिसे हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टाउ = P sin थीटा, और साइन थीटा के इक्वल हो जाता है, क्योंकि जो थीटा ने बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा है, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है √P/E/I। यहाँ पे P जो है डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो I है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो अल्फा है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये टाइम पीरियड इसका ये रहा। और ये सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट 0 होगा अगर इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स अगर इक्वल है, तो कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को। दूसरा, इन चीज़ों पे सवाल आते हैं क्यूब पे। अगर एक चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है जिसकी वैल्यू Q है सपोज, सो क्यूब से जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसे टोटली कवर करने के लिए 8 क्यूब लगेंगे। और अगर एक फेस से निकालना होगा तो टोटल फेस 6 होते हैं क्यूब में, लेकिन जो बाकी जो 3 फेसेस हैं उनसे क्या 90 डिग्री एंगल बना रहा है। उसका एरिया वेक्टर ऐसे निकल रहा है आउटवर्ड, और जो ये फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या चार्ज में से निकल रही है वो आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं ऐसे। सो एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस और एक ये नीचे वाला फेस है वो। सो इन 3 फेसेस को हटा के हम नेट फ्लक्स हम देखेंगे जो एक फेस से निकल रहा है। सो टोटल होगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/3 × 8 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अगर कोई चार्ज अगर एज के बीच में आ जाए तो उसकी वैल्यू ये होगी, फिर एक फेस से निकलने की वैल्यू ये होगी फ्लक्स की। और अगर कोई चार्ज अगर किसी के फेस के मिड पॉइंट पर हम बिठा दें तो उसमें नेट क्यूब से ये निकलेगा फ्लक्स, और एक फेस से ये निकलेगा। और दूसरा, इसमें इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कि नेट फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स एक है, इससे 0 नेट फ्लक्स फील्ड जो इसके इस ऊपर वाले पोर्शन से निकालना है तो माइनस कर देंगे, जो नेगेटिव लगा देंगे जो फ्लक्स तो सेकंड सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है इससे। सो E.A लगा के सीधा E/π² × cos 180 लगा के हम जो ऊपर वाला सरफेस है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर ऐसी कोई बॉडी है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे हमने देखा था इन्फिनाइट लॉन्ग वायर था वो r पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, डिस्टेंस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। लेकिन ऐसी कोई चीज़ें तो हाँ, ऐसी चीज़ें जो है असल में जैसे इन्फिनाइटली प्लेन शीट भी बोला जाता है। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। सिग्मा अपना कांस्टेंट है क्योंकि ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, और 2 और एप्सिलॉन नॉट तो अपना कांस्टेंट है। इसे हम सीधा प्रूव भी कर सकते हैं गॉस लॉ से, जो इंटीग्रल E.D = Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करके आएगा। सो इंटीग्रल E.D में 2E आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से लेंगे तो सेम ऐड हो जाएगी, और नेट इनसाइड जो चार्ज होगा वो σA हो जाएगा और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और सपोज अगर इस शीट की अगर थिकनेस हम ले लें, जो जिसमें जब ये चार्ज पूरे इसके अंदर फैला हुआ रहेगा तो इसके अंदर हमें रो की ज़रूरत पड़ेगी, जो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसमें हम वही गॉस लॉ लगाएंगे अपना कि नेट चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट = इंटीग्रल E.Da। सो हम इसमें अगर सॉल्व करके देखेंगे तो आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना हम x यहाँ से जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, क्योंकि अंदर चार्ज उतना बढ़ रहा है। लेकिन सपोज अगर हम इसके बाहर हम जाएंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एक प्लेन शीट में अगर हम इसके बाहर हम देखें तो डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं।